मित्रों, हम सब जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रथम और द्वितीय कार्यकाल में हमेशा किसान, गरीब, मजदूर, वंचित, पीड़ित, दलित, शोषित, जो लेफ्ट आउट्स हैं, जो बिल्कुल अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, उनके लिए ही कार्यक्रमों की रचना करते हुए कार्यक्रमों की रचना के माध्यम से उनको मुख्य धारा में लाना, उनको उनकी सेवा करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको एम्पावरमेंट करना, ताकत देना और वह ताकत के साथ खड़े हो सकें, इस बात का सारे नियमों ने और कार्यक्रमों ने और पॉलिसीज ने, प्रोग्राम्स ने इस बात को समर्थन दिया है। आत्मनिर्भर भारत भी जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, उसको भी हम देखेंगे तो वो हर एक सेक्शन को एड्रेस करता है। आज जब मैं बात करता हूं तो मैं किसान की बात करता हूं, और किसान की बात करता हूं तो आत्मनिर्भर पैकेज में भी 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ किसान के उत्पाद को बढ़ाना, उसका वैल्यू एडिशन करना, उसको मार्केट में सरलीकरण करते हुए उसको सही दाम मिल सके और वो ठीक ढंग से काम कर सके और अपना उत्पाद बढ़ा सके, इसके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट्स करना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज अभी इस पार्लियामेंट में 3 किसानों के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बिल्स आए हैं। एक तो कल लोकसभा में चर्चा होकर पारित भी हो गया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। उसी तरीके से फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट और फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। ये तीनों जो बिल्स हैं जो अभी लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हो रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटी बिल तो कल लोकसभा से पारित हुआ है, अब राज्यसभा में जाएगा। ये तीनों ही बिल बहुत दूरदृष्टि रखते हैं और बहुत दूरदृष्टि रखते हुए इन बिल्स को एक्ट के रूप में हम सब लोग पार्लियामेंट में पास कर रहे हैं। यह किसानों के उत्पाद का, प्रोड्यूस का दाम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाले ये तीनों ही बिल रहने वाले हैं। और उसी तरीके से निवेश हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में ये तीनों ही बिल बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और बहुत लाभकारी भी हैं, कारक हैं। इसको हमको समझना चाहिए। अब मैं अगर बात करूं एसेंशियल फूड कमोडिटीज एक्ट की, 1955 का एक्ट है, 1955 का। उस समय हमारे यहां फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी। 10 मिलियन टन उस समय वीट होता था। आज 10 गुना बढ़ गया है वीट का प्रोडक्शन, 100 मिलियन टन हो गया है। उस समय राइस का प्रोडक्शन जो है अभी 4 गुना बढ़ गया है, उस समय 25 मिलियन टन था, आज 110 मिलियन टन है। उसी तरीके से दालों का लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है, 10 मिलियन टन से 25 मिलियन टन हो गया है। तो ये जो बिल आया था वो उस समय था जब शॉर्टेज थी, रेगुलेट करने की जरूरत थी और कोई होर्डिंग ना हो और इसका सही दाम मिल सके, सही समय पर लग सके, इस बात के लिए था। अब इसको डीरेगुलेट करते हुए इसमें कोशिश ये रही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या है? फेमीन है, वॉर है, अकाल आता है, नेचुरल कैलेमिटी होती है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए इस बिल को बनाया गया है, जिसमें ये एक स्मूथनेस आएगी और इसके माध्यम से प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेगा, वह भी निवेश करेगा और उसको भी इसमें से एक उत्पाद लेने की इच्छा जाहिर होगी। यह एक इस विषय को हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स का विषय है, इसको भी फार्मर्स को फैसिलिटेट करने का प्रयास है, किसान को सुविधा देने का प्रयास है। सुविधाजनक तरीके से किसान अपने उत्पाद को बेच सके, इसकी व्यवस्था है। और इसका जो मूल है
कि अनाज मंडी के थ्रू, अभी क्या है, अनाज मंडी के थ्रू ही बेचा जाता है। यह आपको सुविधा देता है कि अनाज मंडी से बाहर भी आप बेच सकते हैं और आप अपने दाम को तय कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी व्यवस्था है और किसान कंपेयर कर लेगा कि कहां हमको उचित दाम मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव होगा कि हमको वहां इतना दाम मिल रहा है, आप इतने में देंगे तो मैं यहां बेचूंगा। ये कंपटीशन का भी इसमें से विषय आएगा। और इसके साथ साथ इस बिल में यह प्रावधान है कि हम इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइसेस देंगे। और इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइसेस यानी हम सूचना बताएंगे कि कहां किस जगह पर क्या प्राइस चल रहा है। और इंटेलिजेंस, मार्केट की इंटेलिजेंस यानी आगे चल करके क्या होगा, क्या दाम होगा, क्या दाम होने की संभावनाएं हैं, इसके बारे में भी फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा जो डिसेमिनेट करके यानी वो लोगों तक पहुंचाने की उसकी व्यवस्था होगी। उसी तरीके से ये जो फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एक्ट है, यह भी हम लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको मालूम है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी और उसमें हमेशा ये खतरा बना रहता है कि जमीन का मालिक बन जाएगा जो स्पॉन्सरर है, जो कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आया है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आवश्यक इसलिए भी है कि सब लोग खेती अपने आप नहीं करते हैं, वो किसी से करवाते हैं। तो इसमें मॉडल एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं कि मॉडल एग्रीमेंट के माध्यम से रिटन एग्रीमेंट होगा और लिमिटेड पीरियड के लिए लिमिटेड ये एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट जो होगा वह उत्पाद के, जो उत्पाद होगा उस पर होगा और यह एग्रीमेंट भी रीजनल भाषा में होगा ताकि किसान पढ़ सके, समझ सके, जान सके। कोई भी मॉडिफिकेशन उस जमीन पर अगर इन्वेस्ट करने वाला करता है तो भी उसका मलकियत, उसका अधिकार किसान का होगा। और इसके साथ साथ ये सेम डे उसको पेमेंट हो जाएगी जिस दिन क्वालिटी अपना एक्सेप्टेंस होती है। जो उत्पाद की क्वालिटी, जिस क्वालिटी में वो उसके सामने जाता है उस पर उसकी पेमेंट हो जाएगी। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ एश्योर्ड प्राइस, बोनस और वेरिएबल्स, ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से होंगे। तो ये किसान को इस बात का डर नहीं होगा कि बाढ़ आ गई तो मेरे खेत का क्या होगा, मेरे किसान का क्या होगा, मौसम खराब हो गया तो मेरा क्या होगा। तो ये तीनों ही बिल्स जो हैं वह किसान के पक्ष में और किसान को की सेवा करने वाला और किसान के मार्केट में और दाम मिलने में जितने भी रुकावटें थी, बॉटलनेक्स थे, उन सारों को दूर करने का प्रयास किया गया है। और मैं इसके साथ साथ ये बताना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी इन बिलों का विरोध कर रही है। इसका दोहरा चेहरा है। यह हमेशा हर चीज में इनका काम राजनीति करना है। कांग्रेस को सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं आता। यही कांग्रेस थी जिसने 2013-14 में यूपीए की सरकार में अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को, उस समय कर्नाटक में, असम में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, मेघालय में फूड और वेजिटेबल्स को इसने एपीएमसी से डी नोटिफाई कराया था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी से बाहर इन्होंने डी नोटिफाई कराया था। अभी भी कांग्रेस का ये अपने मैनिफेस्टो में, 2019 के मैनिफेस्टो में वो बड़े स्पष्ट शब्दों में पैराग्राफ 11 में लिखते हैं कि कांग्रेस विल रिपील एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट एंड मेक ट्रेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंट्रा स्टेट फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। ये देखिए, कांग्रेस अनलिशेस होलसेल रिफॉर्म फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडीज। ये है, इसकी तारीख है 7 जनवरी 2014, यूपीए की सरकार।
फिर लिखती है डीलिस्टिंग वेजीज फ्रूट फ्रॉम एपीएमसी एक्ट फॉर चेकिंग प्राइसेस, और उसके बाद अपने मैनिफेस्टो में 2019 में लिखती है कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट एंड मेक ट्रेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स इंटरस्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। उसी तरीके से पैराग्राफ 11 में लिखते हैं, 21 में लिखती है द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 belongs to an age of controls. Congress promises to replace the act and enabling law can be invoked only in case of emergencies. ये जो इन्होंने लिखा है उसको मोदी जी ने पूरे का पूरा इंप्लीमेंट किया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहते हैं, आज देखिए इनका चेहरा, लोकसभा और राज्यसभा में ये अपोज कर रहे हैं और किसानों को लुभाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में उसको डालते हैं, और आज दुनिया को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। यह कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, यह हमको समझना चाहिए। और मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के प्रति समर्पित हैं। ये तीनों ही बिल किसानों को नई आजाद हवा देने का काम कर रहे हैं। इसके बाद किसान को आजादी होगी। आप बताइए आज की स्थिति क्या है कि ये 150 गांव हैं, इसी अनाज मंडी में जा सकते हैं, इसके बाहर जा नहीं सकते। उनको शुल्क दो, उनको लाइसेंस दो, और उसके बाद स्टेट का बैरियर नहीं क्रॉस कर सकते, विद इन डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? फिर उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई नमूना नहीं है। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल अब आएगा, रिटन समझौता होगा, समझौता उत्पाद पर होगा, जमीन पर नहीं। तो ये सारी बातें मैं कहूंगा, ऑल दीज 3 बिल्स, ये तीनों बिल बहुत ही क्रांतिकारी बिल हैं, किसानों की जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाले हैं और किसानों की तस्वीर बदलेगी। लेकिन कांग्रेस का झूठा चेहरा एक तरफ अपने मैनिफेस्टो में लिखना, और जब प्रधानमंत्री मोदी जी सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और किसानों की चिंता कर रहे हैं, तो वह किसानों को बरगलाने के लिए, धोखा देने के लिए, उनको गुमराह करने का काम आज इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रहा है, जो बहुत ही दुखद है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में किसान आगे आएंगे और पार्लियामेंट इसको पास करेगी, उसका इसको लाभ मिलने वाला है। इस लाभ को किसानों के लिए हम समर्पित भी करते हैं, और मैं यही आपको बताने आया हूं आपके माध्यम से, देश के किसानों को जो प्रगतिशील एक्ट के माध्यम से जो परिवर्तन लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वह आपकी तस्वीर बदलेगा, तकदीर बदलेगा, और देश के किसानों के हालात में मूलभूत परिवर्तन होगा, और उसका उत्पाद का उसको उचित ही नहीं अच्छा दाम भी मिलेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं यही बात आपसे करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नड्डा जी। There are 2 points actually. We'll have only questions related to the issue. इसी विषय को लेकर questions लेंगे और किसी भी unrelated विषय पे question नहीं लेंगे। बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र जी। सर, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को लेकर बहुत सारा भ्रम फैलाया जा रहा है, उसकी स्थिति क्या है? देखिए, एमएसपी रहेगा, एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। हम सबको मालूम होना चाहिए कि एमएसपी एपीएमसी के अंदर अनाज मंडी में प्रोक्योरमेंट सेंटर जहां गवर्नमेंट खड़ा करती है वहां एमएसपी मिलता है, तो वो एमएसपी मिलेगा। लेकिन जो अनाज मंडी में जाना नहीं चाहता, फ्री ट्रेड करना चाहता है, और वह किसी को कहीं भी अपना सामान बेचना चाहता है, वहां उसको और एमएसपी में वो तभी जाएगा जब उस एमएसपी से बाहर वो तभी जाएगा जब उसको यह ध्यान में आएगा कि एमएसपी से ज्यादा हमको दाम मिल रहा है, और था, है और रहेगा अनाज मंडी के अंदर। रविंदर जी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आपने बहुत क्लैरिटी दिया है, सवाल अभी भी यही है कि जमीन किसकी होती है। सब लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर करते हैं तो उनको डर यही होगा कि जमीन चला जाएगा। आपने कहा कि बहुत लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, जो खेती करेगा सालों साल खेती करेगा तो उस पर मालिकाना अपने पाएगा। और दूसरा इसी से रिलेटेड इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का कांग्रेस विरोध कर रही है, आपने कहा, लेकिन लोकसभा में कल पास हो गया है, अकाली दल ने भी इसका विरोध किया। देखिए, पहला विषय जो आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, आप समझ लीजिए
आज जमीन का पूरा यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? मैं नौकरी करता हूं दिल्ली में, मेरी जमीन है, 2 बीघा जमीन है। अब मैं किसी को दे दूं और फिर वहां पर या किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दूं, कोई दिक्कत आ जाए, जमीन पर कब्जा हो जाए, इसमें समझौता होगा ही सिर्फ उत्पाद पर, जमीन पर समझौता होगा ही नहीं। ये जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट उत्पाद पर होगा और जमीन सदा सदा किसान की होगी, उसको कोई भी नहीं ले सकता। दूसरा, इसके लिए कंसिलिएशन कमिटी बनी है। कोई भी डिस्प्यूट होता है स्पॉन्सरर में, यानी जो इन्वेस्ट करता है वो, और किसान में, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे और स्थानीय स्तर पर होंगे। किसान होगा, उसका भी आदमी होगा, और उसके साथ साथ सरकार का भी आदमी होगा, और वो कंसिलिएशन करेंगे। उस कंसिलिएशन के बाद एसडीएम इंटरवीन करेगा। इसलिए किसी की भी जमीन जाने का सवाल नहीं होता। रोल मॉडल बनाया जाएगा, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, और उस मॉडल कॉन्ट्रैक्ट में दाम की व्यवस्था, एश्योर्ड प्राइस, बोनस, और बोनस के साथ साथ वेरिएबल्स, इस पर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। पेमेंट भी उसी समय हो जाएगा जिस समय आपका वो क्वालिटी एक्सेप्टेंस होता है। तो इसमें आप ध्यान में रखिए कि किसान की जमीन किसान के पास रहेगी, वो किसी भी हालत में नहीं जाएगी। और इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि मान लीजिए कि आपने बटैये पर दिया है, तो बटैये की भी व्यवस्था उसमें की जाएगी, उस कॉन्ट्रैक्ट में की जाएगी, ताकि ऐसा ना हो कि अब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इसलिए बटैया आ नहीं सकता है। नहीं, बटैया भी आएगा। तो ये बहुत डिटेल सोच करके व्यवस्था की गई है, और ये सारी व्यवस्थाएं सरकार के लिए, मंडी के लिए, व्यापारी के लिए नहीं, ये किसान के लिए की गई है। इसको हमको समझना चाहिए। इसमें किसान फोकस में है, किसान को की चिंता करते हुए इसको किया गया है। आपने दूसरी बात कही, हमारी अकाली दल से बातचीत हो रही है, उनके कंसर्न्स रहे थे, उनको हम लोगों ने एड्रेस किया है। I'll ask one by one. Follow me just a second. Himanshu was raising his hand. एपीएमसी चलती रहेगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट चलता रहेगा, उसमें वो व्यवस्था दस्तूर बरकरार रहेगी, एमएसपी भी रहेगी। लेकिन किसान बंध जाए एक एपीएमसी, अभी क्या है कि सपोजिंग आई रिसाइड इन एरिया, एक इलाके में हम रहते हैं, उसके जो 150 गांव हैं वो उस अनाज मंडी से जुड़े हुए हैं, और उनको अपना अनाज उसी में देना पड़ता है। आज डिजिटल दुनिया आ गई है, हम इंटेलिजेंस भी दे रहे हैं आपको, हम आपको इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, आपको पता चलता है कि भाई नहीं, यहां नहीं, नोएडा में ज्यादा अच्छा दाम मिल रहा है, तो आप नोएडा चले जाएंगे, आपको उसकी छूट है। तो हम सरलीकरण कर रहे हैं, किसान को छूट दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं। यतेंद्र जी, सर आप कह रहे हैं कि किसान फोकस में रहेगा, लेकिन किसान जब अपनी मांग के लिए इकट्ठा होते हैं तो आपकी जो सरकार है हरियाणा में, वहां पर उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है। दूसरा उनका ये कहना है कि आपके नेता जो आप भी कह रहे हैं कि एमएसपी बना रहेगा, इसको अध्यादेश में इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उनकी मांग यही है कि एक लाइन अगर अध्यादेश में जोड़ी जाए तो उनका आंदोलन खत्म हो जाएगा। ऐसा है कि मूल एक्ट में ही एमएसपी का जिक्र नहीं है। एमएसपी इज थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और एमएसपी में जाएगा कौन? जब हमको दाम बढ़ा मिल रहा है तो हम एमएसपी में क्यों जाएंगे, और अगर हमको दाम कम मिल रहा है तो हम एमएसपी से क्यों बाहर जाएंगे? तो हम तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं ना, आप समझे मेरी बात। एक तो ध्यान में रखिए कि एमएसपी लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, उस लिमिटेड पीरियड में जितनी भी होती है वो आप लेंगे, उसके बाद आप उस अनाज मंडी से बंधे रहें, इसकी क्या आवश्यकता है? और मेरे पास एक उत्पाद है, उसका 10 रुपए दाम है, एमएसपी हमको 10 रुपए दे रही है, हमको दूसरी जगह 12 रुपए दे रही है, तो हम कहां जाएंगे आप बताइए? किसान यूनियन का सर ये कहना है कि एमएसपी का अगर जिक्र नहीं होगा तो धीरे धीरे तो कंपनियां ज्यादा रेट पर ले लेंगी, लेकिन जब मंडी खत्म हो जाएगी एमएसपी बचेगा ही नहीं। रहेगा ना, मैंने कहा एमएसपी था, है और रहेगा, किसानों की ही चिंता के लिए रहेगा। एपीएमसी रहेगी, लेकिन आप एपीएमसी के माध्यम से आपकी कोई भी ऑप्शन ना रखें, उसको कोई ऑप्शन ना दें, यह नहीं है। ऑप्शन हमेशा रहेगा। विल टेक जस्ट 2 more questions. आप सर पूछ लीजिए। सर, किसानों की एक सबसे बड़ी चिंता ये है कि मौजूदा समय में मंडियों के अंदर टैक्स लगता है, और आप ये बिल कह रहा है कि आप बाहर परचेज कर सकते हैं। तो किसान ये कह रहे हैं कि जब मंडी में टैक्स लगता है तो फिर बाहर तो सारा सामान तो बाहर ही बिकेगा, मंडी में कहाँ से बिकेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक मेरा दूसरा सवाल इसके साथ ये है। दूसरा सवाल ये है सर, स्टोरेज को लेकर उनकी बड़ी जो
बिल्कुल नहीं, स्टोरेज आने से किसान को ही पेमेंट मिलनी है और जिस दाम पर वो बेचेंगे उसी दाम पर किसान को दिया जाएगा। यही तो इसमें इसकी खूबी है कि स्टोरेज आने से किसान, आज क्या होता है मंडी में हड़बड़ी होती है कि जी आपका अब नहीं बिका जी, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, यही होता है ना। लेकिन यहां पर आपको ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी ताकि जब आपको सही दाम मिल सके तो आप बेच सकेंगे। We'll take a last question from Paulomi's last question. तो वो जो आरती में जो एपीएमसी में जाएगा अनाज, उस पर टैक्स लगेगा, जो उससे बाहर जाएगा उस पर नहीं लगेगा। Paulomi's last question. Yes, we are in discussion with them. हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारियां भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं, उनके साथ चर्चा भी हुई है और अभी से नहीं, लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन ये सारी चीज़ों की चर्चाएं पहले हो चुकी हैं और इन चर्चाओं के माध्यम से ही हम आगे बढ़े हैं और हम आगे बढ़ेंगे। Thank you so much. Thank you, sir. Sir, देखिए, he has an important meeting to attend to. एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक भी है. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, अध्यक्ष जी. Thank you, आपसे मेरा everyone. निवेदन है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र इसको जरूर उजागर कीजिए। Thank you so much.